एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज। ये सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के लिए टेस्ट सीरीज है। ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही यदि आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। आप लोगों को बता दें कि ये टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये है। यहाँ पे हम हिंदी वाला सॉल्व करेंगे और ये पीडीएफ आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन ए 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, ऑप्शन 2 कोरियालिस बल की अनुपस्थिति, ऑप्शन 3 है यहाँ पे कमजोर निम्न दाब क्षेत्र, और चौथा पॉइंट है समुद्री तल पर ऊपरी अभिसरण। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे चयन करना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए और साथ ही कमजोर निम्न दाब क्षेत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा निर्मित निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है। गुम्फित नदी, चाप झील, जलोढ़ पंख या फिर महाखड्ड। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। महाखड्ड जो है यह नदी द्वारा निर्मित निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाखड्ड यानी कि जिसको गार्ज या कैनियन कहा जाता है, तो ये नदी का निक्षेपण वाला नहीं या पर्दन वाला स्थलाकृति है। तो यहाँ पे पूछा गया है निक्षेपण स्थलाकृति कौन सा नहीं है, तो यही महाखड्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल के निम्नलिखित संस्तरों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल। तो यहाँ पे पहले आएगा क्षोभ मंडल, फिर हो जाएगा आपका समताप मंडल, फिर यहाँ पे समताप मंडल, और फिर आपका जो आएगा यह हो जाएगा मध्य मंडल, जो कि सबसे ज़्यादा ठंडी परत है। तो पहले होगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और फिर होगा आपका आयन मंडल, और फिर हो जाएगा बहिर्मंडल। तो यहाँ से इस तरीके से पांचों परत हैं, यानी कि सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और फिर हो जाएगा आयन मंडल, और फिर बहिर्मंडल। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित है। हम्बोल्ट धारा, अगुल्हास धारा, वेंगुला धारा या फिर फॉकलैंड धारा। तो कौन सी यहाँ पे जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर से स्थित है। तो यहाँ पे हम्बोल्ट, जिसको पेरू की जलधारा कहा जाता है, जो कि हर तीसरे चौथे वर्ष अपना जो नेचर है उसका कभी गर्म से ठंडे से गर्म हो जाती है। क्योंकि ये जो प्रॉपर देखा जाए तो ये ठंडी जलधारा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये गर्म जलधारा बन जाती है। उसके बाद एल नीनो ला नीना का इफेक्ट दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष स्रोत में सम्मिलित हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, खनन से प्राप्त चट्टानें, उल्कापिंड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, खनन से प्राप्त चट्टानें या फिर उल्कापिंड। कौन से इसमें से भूकंप की पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार और खनन से प्राप्त चट्टानें जो हैं यह पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दूसरा एवं तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे दिया हुआ है लौह अयस्क, एक तरफ दिया हुआ है खनिज, दूसरी तरफ है भंडार स्थल। लौह अयस्क, तो लौह अयस्क के लिए कौन सा खान यहाँ पे फेमस है। तो लौह अयस्क हो जाएगा पेरिनीज, और तांबा सैडबरी, साथ ही कोयला, तो कोयला का हो जाएगा डोनट्स बेसिन, और बॉक्साइट का तो अरकनसास। तो इसका जो सही सुमेल हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह
वह स्थान जहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है अधिकेंद्र कहलाता है। दूसरा कथन है भूतल पर स्थित वह बिंदु जो अधिकेंद्र के समीप होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ है केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णिमा को बृहद ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ दूसरा पॉइंट सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ऑप्शन ए है पॉइंट ए है महासागरीय धाराएं, पॉइंट 2 है स्थल एवं जल का आसमान वितरण, और पॉइंट 3 है सनातनी पवने, या फिर पॉइंट 4 अक्षांश। तो यहाँ पे तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि महासागरीय धाराएं भी हैं। महासागरीय धाराएं, स्थल एवं जल का आसमान वितरण, सनातनी पवने और अक्षांश, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है गहराई बढ़ने के साथ लवणता में वृद्धि होती है। दूसरा कथन है वाष्पन की दर लवणता की मात्रा को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल एक, यानी कि पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर किया गया था? जीवी मावलंकर समिति, कृष्ण मेनन समिति, जीएस पाठक समिति, या फिर केटी सेठ समिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है संसद को राज्य की सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देना। दूसरा है धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करना। तीसरा कथन है राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा को स्वीकृत देना। और चौथा है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प पारित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, बाकी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111 या फिर अनुच्छेद 114? किसमें किया गया है? तो यह जो प्रावधान किया गया है यह किया गया है अनुच्छेद 109 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं? पहला पॉइंट है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण। दूसरा है स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग। तीसरा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। और चौथा है दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा यहाँ पे संविधान में मौलिक कर्तव्य में वर्णित है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं दूसरा यहाँ पे वर्णित है और तीसरा चौथा वर्णित नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ उपबंध दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 131 इसमें जो प्रावधान है यह उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, ये भी सही सुमेलित है। और अनुच्छेद 136, तो अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को विशेष अनुमति, जबकि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 138 में किया गया है। तो यहाँ पे ये भी सही है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 139। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की पुनर्वृद्धि की शक्ति, तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। पहला एवं दूसरा सही सुमेलित है और तीसरा एवं चौथा सुमेलित नहीं है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित नहीं किया गया? कौन सा इसमें से नहीं समाहित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आय की असमानता को कम करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों समाहित किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है
उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विधायिका की किसी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है। दूसरा है, बेरुबारीवाद में न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना। तीसरा है, गोलकनाथवाद में उद्देशिका को संशोधन योग्य माना गया। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन दोनों सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। अब यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन संवैधानिक उपबंधों में संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है? पहला है नागरिकता संबंधी उपबंध, दूसरा है राष्ट्रपति निर्वाचन, तीसरा है राज्य विधान परिषद का गठन, या फिर चौथा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो साधारण बहुमत द्वारा कौन कौन से यहाँ पे किए जा सकते हैं, तो नागरिकता संबंधी उपबंध और साथ ही राज्य विधान परिषद का गठन, ये साधारण संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव प्रस्तुत किया था? अशोक मेहता, जीवी के राव, एल.एम. सिंघवी, या फिर अशोक राम चंद्र समिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, एल.एम. सिंघवी ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संविधान संशोधन है, दूसरी तरफ उपबंध दिया हुआ है। तो 21वां संविधान संशोधन, मणिपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल। 24वां संविधान संशोधन, संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त। 70वां संविधान संशोधन, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य सम्मिलित। और 97वां संविधान संशोधन, तो संविधान के भाग 9 में खा जोड़ा गया। कौन सा यहाँ पे पूछा गया सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। 21वां संविधान संशोधन जो है 1967 में पारित किया गया था। इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ना कि मणिपुरी को। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे सही नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीबी कम करने के मामले में शीर्ष पर रहा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले निम्नलिखित मौद्रिक उपकरणों में से कौन से परिमाणात्मक उपकरणों में शामिल हैं? नकद कोष अनुपात, बैंक दर, नैतिक दबाव, खुले बाजार की क्रियाएं। तो यहाँ पे कौन कौन से परिमाणात्मक हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला, दूसरा एवं चौथा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये तीनों जो है हो जाएंगे। नैतिक दबाव जो है यह परिमाणात्मक नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए समर्थ अभियान का उद्देश्य है? तो केंद्र सरकार द्वारा जो समर्थ अभियान का उद्देश्य है वह है ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया? तो इस समिट का आयोजन जो है लखनऊ में किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं की जाती? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, या फिर वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट। तो किसको जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जो है और विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट, ये तीनों जो है WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ कारण दिया हुआ है। चक्रीय आर्थिक उतार चढ़ाव, घर्षणात्मक रोजगार छोड़ने और प्राप्त करने के मध्य अंतराल, तीसरा है संरचनात्मक कौशल असमानता, और चौथा है शास्त्रीय उच्च वेतनमान। तो यहाँ पे नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है ये पूछा गया है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चारों सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये इंग्लिश वर्जन है, हाँ हिंदी का। ये वैधानिक तरलता अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, इसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नगद स्वर्ण सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। इसकी अधिकतम सीमा 40% निर्धारित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है या हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल यहाँ पे दूसरा सही है। इसकी अधिकतम सीमा 40% निर्धारित की गई है। वैश्विक तरलता अनुपात, जिसको SLR कहा जाता है, SLR, जमा का वह न्यूनतम हिस्सा होता है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास बनाए रखना होता है। यह वह आरक्षित आवश्यकता है जिसे ग्राहकों को ऋण देने से पूर्व बैंकों द्वारा रखने की अपेक्षा की जाती है। वाणिज्यिक बैंक इसे नगद, स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियों में रख सकते हैं। इसे रिजर्व बैंक के पास नहीं बल्कि वाणिज्यिक बैंकों के पास ही रखा जाता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, बैंक अपने पास ही रखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वक्र द्वारा प्रजनन तथा आर्थिक विकास के मध्य संबंध को प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रेकर वक्र, ऑप्शन बी थॉमसन वक्र, ऑप्शन सी लाफर वक्र या फिर ऑप्शन डी कुजनेट्स वक्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए बेकर वक्र। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा शहरी गरीबी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पे किस समिति का गठन किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी हाशिम समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न प्रमाणन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन मानदंडों को पूर्ण करना आवश्यक है? ऑप्शन ए है, पॉइंट ए है, उद्यम न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। दूसरा है, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। तीसरा है, पिछले 3 वर्षों के दौरान कर पश्चात और औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 1,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। दूसरा कथन है, इन तरंगों के माध्यम से कणों का विस्थापन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तीसरा कथन है, 20 किलोहर्ट्ज के अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को प्रस्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल तीसरा यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बाकी पहला और दूसरा कथन सही नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में लोहे के साथ निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लोहे के साथ इसमें किनका प्रयोग होता है? तो इसमें निकेल एवं क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि चांदी की वस्तुएं कुछ दिन वायु में छोड़ने पर काली पड़ जाती हैं। दूसरा जो कारण है यह है कि चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन एवं कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उपकरण एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ उपयोग है। एनीमोमीटर वायु के घनत्व का मापन, दूसरा है क्रोनोमीटर पानी के जहाज के समय का मापन, तीसरा है लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता की जांच, और चौथा है स्पिग्नो मैनोमीटर तो धमनियों के रुधिर दाब का मापन। यहाँ पे कौन सा जो है सही नहीं है? तो एनीमोमीटर यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि एनीमोमीटर का जो प्रयोग होता है यह वायु की गति एवं दबाव को मापने के लिए होता है। तो यहाँ पे घनत्व मापने के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ठोस में ऊष्मा प्रायः चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। दूसरा है, द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। तीसरा है, गैसों में ऊष्मा के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे कौन से कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ अम्ल दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्रोत दिया हुआ है। तो यहाँ पे फार्मिक अम्ल जो है यह लाल चींटियों के शरीर में पाया जाता है, तो एक का एक हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल में पाया जाता है ये। और लैक्टिक अम्ल तो ये दूध में पाया जाता है। और ग्लूटेमिक अम्ल जो होता है यह गेहूं में पाया जाता है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है? रेयान, नायलॉन, एक्रिलिक, एस्पार्टम। कौन सा इसमें से कृत्रिम रेशा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, या एस्पार्टम जो है यह रेशा नहीं है, यह एक मधुरक है। यानी कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो लोग इसको खाने में यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी रेयान, नायलॉन और एक्रिलिक ये सब कृत्रिम रेशे हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन बी है, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। तीसरा यानी कि ऑप्शन सी है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन डी है, जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे जो सही नहीं है वह है ऑप्शन सी, क्योंकि 7 जो है यह उदासीन होता है और जल का अगर आप पीएच मान देखेंगे तो यह 7 ही होता है। अब 7 से अगर प्लस की तरफ जाएंगे आप तो ये क्षार होगा, क्षारीय होगा। जो भी इस तरफ आएगा वो पदार्थ क्षारीय होगा। और 7 से अगर आप माइनस कम की तरफ जाएंगे तो वह पदार्थ जो होगा वह अम्लीय होगा। जैसे सिरका हो गया, खट्टे जो पदार्थ हो गए वो जो है 7 से कम रहेगा उसका पीएच मान, और 7 से जिसका भी पीएच मान रहेगा वह क्षारीय यानी कि कसैला रहेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा 7 जो है यह जल का पीएच मान होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है अमोनिया के उत्पादन में, ऑप्शन बी है उच्च ताप मापने वाली तापमापी में, ऑप्शन सी है कृत्रिम गर्भाधान में, वीर्य के संरक्षण में, ऑप्शन डी है चर्म रोगों के औषधि निर्माण में। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, चर्म रोग के औषधि निर्माण में जो है नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग ये जानते रहिएगा, जो ये चिप्स का पैकेट आता है आपका 5 रुपये में, जिसमें लगता तो 5 रुपये है और उसमें जो सामान रहता है 2 रुपये के बराबर रहता है, तो इसमें जो है इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो और भी जो नाइट्रोजन के उपयोग हैं वह है अमोनिया के उत्पादन में, उच्च ताप मापने वाली तापमापी में और कृत्रिम गर्भाधान में, वीर्य के संरक्षण में, तीनों में जो है नाइट्रोजन का उपयोग होता है। और जिसमें उपयोग नहीं होता है वह है चर्म रोगों के औषधि निर्माण में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो है क्षारक दिया हुआ है और सूची 2 में उपयोग दिया हुआ है इसका। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका उपयोग कहाँ होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका उपयोग साबुन जो है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होता है या तो होता है खिड़की के कांच साफ करने का मार्जक के रूप में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रयोग होता है यह रासायनिक उद्योग में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इसका जो उपयोग होता है यह होता है साबुन बनाने के लिए। और मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है इसका जो उपयोग होता है यह एंटासिड के रूप में इसका उपयोग होता है। यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे जो है पेट की अम्लीयता को कम किया जाता है, रेचक या एंटासिड के रूप में इसका उपयोग होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो यह अमोनिया उत्पादन में इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो सही इसका कूट हो जाएगा वह हो जाएगा 1 3 2 और 4। तो देखते हैं, ऊपर ऑप्शन है 1 2, 1 मिनट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी 1 3 2 4। हाँ, ऑप्शन सी में है 1 3 2 4, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्य में बेरोजगारी दर 4.2% है। दूसरा है, स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मर की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। तीसरा है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है।
और चौथा है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ये जो है तीन, यहाँ पे दूसरा सही नहीं है, बाकी पहला, तीसरा एवं चौथा सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अभियान है, दूसरी तरफ संबंधित देश। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन देवी शक्ति यमन, ऑपरेशन दोस्त तुर्की या सीरिया। कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है, यह तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद वहाँ से अपने नागरिकों को, अफगान सहयोगियों को निकालने के लिए भारत के मिशन को जो है, तो ये अफगानिस्तान से संबंधित है, यमन से नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रोजेक्ट अलंकार योजना का उद्देश्य है? तो प्रोजेक्ट अलंकार योजना का जो उद्देश्य है, यह है राजकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है कर्नाटक को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है सरदार उधम सिंह को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पहला है, यह राज्य पर्यटन नीति 2018 को प्रतिस्थापित करती है। दूसरा है, यह लागू होने की तिथि से आगामी 10 वर्षों हेतु प्रभावी होगी। तीसरा है, इसके अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पे कौन सा सही है यह यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक ब्लू स्काई व्हाइट क्लाउड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? निर्मल घोष, रशीद किदवई, अमिताभ घोष या फिर इलैयाराजा। तो यहाँ पे इलैयाराजा कौन है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्लू स्काई व्हाइट क्लाउड, इसके लेखक जो हैं यहाँ है निर्मल घोष। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 15 जुलाई 2023 को मनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस का थीम था? तो इसका जो थीम था यह था परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 की महिला एकल खिताब विजेता इगा स्विएटेक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है पोलैंड से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है, यह सामूहिक विवाह से संबंधित है। दूसरा है, इसके लाभार्थी के लिए उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए तो नीचे 2 पॉइंट और हैं अभी। तीसरा पॉइंट है, इस योजना का लाभ परिवार की सभी बालिकाओं को प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट है, इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपये तक की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे चयन करना है सही उत्तर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दूसरा एवं चौथा यहाँ पे सही है, पहला एवं तीसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? तो आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जो प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है छांदोग्य उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आश्रम जो है यह 4 हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे बृहद कथा, एक तरफ यहाँ पे ग्रंथ दिया हुआ है और दूसरी तरफ रचयिता दिया हुआ है। तो बृहद कथा के जो लेखक हैं वह हैं गुड़हाड, और सेतु बंध के जो हैं यह हो जाएंगे यहाँ पे बृहद कथा के हो जाएंगे गुड़हाड, और सेतुबंध के हो जाएंगे परवंश सेन सेकंड, और काव्य मीमांसा इसके जो लेखक हैं यह हैं राजशेखर, और मालती माधव के जो हो जाएंगे यह हो जाएंगे भवभूति। तो इसका जो सही कूट होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय की विशेषताएं हैं? नंबर 1 है भगवान बुद्ध की स्तुति महापुरुष के रूप में। दूसरा पॉइंट है
निर्वाण जो है प्राप्ति व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य। तीसरा है मुख्य आदर्श अर्हत पद को प्राप्त करना। चौथा है निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध के प्रति विश्वास एवं भक्ति पर बल। तो यहाँ पे सही कथन का चयन करना है, कौन सा इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे चौथा सही नहीं है, बाकी पहला, दूसरा एवं तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की थी। कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इस नगर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसी कुसुमपुर का नाम जो है आगे चलकर पाटलिपुत्र हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गंगा और सोन नदी के संगम पर इस नगर का जो है निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव नहीं है। कौन सा यहाँ पे प्रभाव नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा खरोष्ठी लिपि का प्रयोग। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह पंचायतन शैली में निर्मित है। दूसरा है यह वैष्णव एवं शैव संप्रदाय के समन्वय का प्रतीक है। तीसरा है मंदिर की छतों पर घुड़सवार फौज की आकृतियों अलंकृत हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पे दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगलकालीन प्रशासन में आमिर उल बहर निम्नलिखित में से किस विभाग का प्रमुख था। तो आमिर उल बहर जो था यह किस विभाग का प्रमुख था। तो यह प्रमुख था जल सेना का प्रमुख। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है। पहला है उपवास एवं आत्मदमन का अस्वीकार। दूसरा है आध्यात्मिक जीवन हेतु गरीबी आवश्यक नहीं। तीसरा है शाही अनुदान एवं राजकीय संरक्षण स्वीकार्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही है, इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा एवं तीसरा तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक ने तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्यद की रचना की थी। तो आमुक्तमाल्यद की जो रचना की गई थी यह कृष्णदेवराय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह इस्लामिक एवं यूरोपीय दृश्य संस्कृति का मिश्रित रूप है। दूसरा है यह शैली सूक्ष्म तकनीक एवं यथार्थवादी चित्रण पर केंद्रित है। तीसरा है सशक्त रेखांकन एवं बहुरंगी रंग योजना इसकी प्रमुख विशेषता है। अब यहाँ पे सही कथन कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी दिया हुआ है। तो महानदी शिवनाथ, नर्मदा, ओरिशन, पेन्नार, जयमंगली, कृष्णा, हेमावती, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन डी जो कृष्णा का हेमावती दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हेमावती जो है यह कृष्णा की सहायक नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हेमावती जो है यह कावेरी नदी की सहायक नदी है, कृष्णा की नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तर पश्चिम भारत में होने वाले शीतकालीन वर्षा के लिए उत्तरदायी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर पश्चिमी विक्षोभ। तो ये जो ठंडी में बारिश होती है उत्तर पश्चिम भारत में यह किसके कारण होती है। तो यह होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो कि कहाँ उठता है तो भूमध्य सागर में उठता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है। पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल उत्तराखंड हिमालय। तो यह कहाँ पे पाई जाती है। तो यह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है करेवा भू आकृति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाबर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह शिवालिक की गिरिपाद में सिंधु से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। दूसरा है इस प्रदेश में अधिकांश नदियां भूमिगत हो जाती हैं। तीसरा है इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। उपयुक्त में इस कथनों में से कौन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, पहला दूसरा सही है। क्योंकि भाबर जो होता है यह पथरीला क्षेत्र है, तो यहाँ पे खेती जो है गहन कृषि यहाँ पे नहीं हो पाती है। तो पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित लौह अयस्क खनन केंद्र नहीं है। गुरु महिषानी ओडिशा, बलाडीला छत्तीसगढ़, मुसाबनी झारखंड या फिर कुद्रेमुख कर्नाटक। कौन सा इसमें से नहीं है भारत में स्थित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। मुसाबनी जो है यह भारत का नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
बाकी गुरु महिसानी उड़ीसा, बेलडला छत्तीसगढ़ और कुद्रेमुख कर्नाटक का है। ऑप्शन सी यहाँ पे। मुसाबनी जो है या झारखंड का जो है लोहे का नहीं तांबे का खान है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं होगा, बाकी तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी उत्पत्ति 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। दूसरा है, इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। तीसरा है, यह चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। कौन सा यहाँ पे लेटराइट मृदा के लिए सही है? तो तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ झील दिया हुआ है और दूसरी तरफ है राज्य। उमियम झील, तो उमियम जो है यह मेघालय की है, और गुरुडोंगमर जो है यह सिक्किम की झील है। दीपोर बिल जो है यह असम की है, और पाला जो है यह मिजोरम की झील है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत हैं। दूसरा है, इन वनों के लिए 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तीसरा है, सागवान एवं चंदन इसके प्रमुख वृक्ष हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं या हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? पारादीप, विशाखापट्टनम, कोचीन, मार्मुगांव। कौन सा इसमें से जो है कृत्रिम बंदरगाह है? तो पारादीप जो है यह कृत्रिम बंदरगाह है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सिरुमलाई, नागारी, सेवराय, पंचई मलाई। कौन सा इसमें से इसका जो है उत्तर से दक्षिण क्रम सेट करना है? तो यहाँ पे सबसे पहले आएगी नगारी, उसके बाद हो जाएगा सेवराय, और फिर जो होगा यह हो जाएगा पंचमलाई, और फिर सिरुमलाई। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट बन जाएगा वह होगा नगारी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में है 2 3 4 1, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 70 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे के 150 प्रश्न तक कल सॉल्व करेंगे। आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।